गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं बच्चों? पिछली कक्षा में हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ रहे थे और अब तक आपने क्रिया विशेषण पाठ अच्छे से याद कर लिया होगा। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को अपनी पुस्तक में कर लिया होगा। आज की कक्षा में बच्चों हम लोग संबंध बोधक का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप अपने साथ अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में जो है संबंध बोधक जो है देखिए कि संबंध बोधक क्या है, और अपने साथ अपनी पेंसिल और इरेजर लेकर बैठे। महत्वपूर्ण चीजों को आप अपनी पुस्तक में अंडरलाइन भी करते चलेंगे। तो बच्चों देखते हैं संबंध बोधक जैसे कि मान लीजिए, अगर उदाहरण की सहायता से समझाने की कोशिश करूं, जैसे पेड़ के नीचे गाय खड़ी है। मान लीजिए उदाहरण है, पेड़ के नीचे गाय खड़ी है। गाय खड़ी है, या फिर हम कह सकते हैं पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे के नीचे, के ऊपर, ये आपका बच्चों संबंध बोधक शब्द है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की बात कर रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। या फिर संबंध बोधक वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। बच्चों यही आपका संबंध बोधक है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, वे आपके संबंध बोधक शब्द होते हैं। उदाहरण और भी है, उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करिए। जैसे बदलू नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। या फिर कौरव की सेना के आगे भीष्म पितामह थे। या फिर पल्लवी के पीछे पूर्णिमा बैठी है। या फिर पिता के समान पुत्र भी विद्वान निकला। तो यहाँ पे बच्चों जो संबंध बोधक शब्द होते हैं, के पीछे, के सिवाय, के विरुद्ध, के नीचे, के ऊपर, के सामने, के आगे, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो संबंध बोधक शब्द होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ इसका संबंध बताते हैं। तो आप संबंध बोधक की परिभाषा को अंडरलाइन कर लें और उसके साथ ही उसके कोई भी दो उदाहरण जो आपको लगे, इसलिए मैं बहुत सारे उदाहरण आपको बता दी हूँ। तो आपको जो आपको आसानी से याद हो सके आप उसे रेखांकित कर लें। उसके साथ ही बच्चों आपको पढ़ना है इसमें संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। हाँ, एक चीज हम और भी जान सकते हैं कि संबंध बोधक के भी भेद हैं। संबंध बोधक के भेद, संबंध बोधक के भेद किसी किसी पुस्तक में दिया होता है, किसी किसी में नहीं दिया होता है। संबंध बोधक के बच्चों जो है तीन भेद है, मुख्यतः तीन भेद है। कौन कौन से? पहला है आपका प्रयोग के अनुसार, दूसरा है व्युत्पत्ति के अनुसार, प्रयोग के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार, अर्थ के अनुसार। तो अभी हमने जाना बच्चों कि वे शब्द या संबंध बोधक वे शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम
शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक होते हैं। संबंध बोधक के मुख्यतः मुख्य तीन भेद हैं, प्रयोग के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार और जो है अर्थ के अनुसार। अब प्रयोग की दृष्टि से भी हिंदी में दो प्रकार के संबंध बोधक होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आते हैं, जैसे के बिना, के पास, के यहाँ, के मारे, के ऊपर। उसके साथ ही पहला आपका प्रयोग के आधार पर है, दूसरा आपका व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर भी बच्चों शब्दों के दो भेद होते हैं, यहाँ पे मूल और यौगिक। मूल और यौगिक यानी मूल संबंध बोधक, ठीक है, और यौगिक संबंध बोधक। व्युत्पत्ति के आधार पर भी जो है शब्दों को दो भागों में बांटा गया, मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, तुलनावाचक, विनिमयवाचक, समानता या बराबरी सूचक, विरोधवाचक, व्यतिरेकवाचक, संग्रहवाचक, साधनावाचक, दिशावाचक, कारण सूचक, संबंध सूचक, उद्देश्य सूचक और विषय सूचक। तो हमें बस इतना ध्यान देना है कि जो है संबंध बोधक की हमें परिभाषा जाननी है। उसके बाद संबंध बोधक के तीन भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और उसके साथ ही जो है आपका है अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया, मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। इसके ये दो उपभेद है। उसके बाद है अर्थ के आधार पर। बहुत सारे आपको बच्चों इसे बहुत पूरा रटना नहीं है, आपको बस इसे समझना है। कालवाचक, स्थानवाचक, तुलनावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, उद्देश्य सूचक, दिशा सूचक, कारण सूचक, ये सारा जो है आपको इसे बस रीड करना है, इसे समझना है, इसे रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। हमें जो ध्यान देना है, हमें यह ध्यान देना है कि संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। क्या अंतर है संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में, हमें ये जानना है। उसके साथ ही बच्चों जब प्रयोग की बात हम करते हैं, प्रयोग के अनुसार भी जो है हिंदी में दो प्रकार के संबंध बोधक होते हैं। एक तो वे जो संबंध बोधक जो संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आते हैं, और दूसरा वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं के पीछे बिना विभक्ति के आती हैं। मतलब दो होते हैं, एक जो संज्ञाओं के पीछे विभक्ति के साथ आते हैं और जो बिना विभक्ति के साथ आते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे के बिना, के पास, के यहाँ, के मारे, ये आपका जो है विभक्ति के पीछे आते हैं। पर अगर हम बात करते हैं कि जो बिना संबंध, वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं के पीछे बिना विभक्ति के आते हैं, जैसे तक, भर, पहले, समेत, पीछे, तो पहले, पीछे, समेत, ये सारे शब्द जो हैं जो बिना विभक्ति के आते हैं। तो हमें इनके भेदों को बस पढ़ना है बच्चों, इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है, तो इसे आप ध्यान से देखें। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण, कुछ शब्द जैसे अंदर, यहाँ, पहले क्रिया विशेषणों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और संबंध बोधक के रूप में भी। जब ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे अंदर आ जाओ, यहाँ पे अंदर क्रिया विशेषण है। यहाँ बैठ जाओ, ये भी आपका क्रिया विशेषण
है। पर वहीं पे बात अगर संबंध बोधक की करते हैं, जब वे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आते हैं तो वे संबंध बोधक होते हैं। जब ऐसे शब्द संबंध बोधक की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उनके आगे के, से, की आदि अवश्य जुड़े होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कारक की बात, जो कारक के साथ जुड़े होते हैं। अभी मैं समझा रही थी ना प्रयोग के आधार पर कि ऐसे शब्द जो जो ऐसे संज्ञा शब्द जो विभक्ति के बाद आते हैं, जैसे के बिना, के पास, के यहाँ, विभक्ति के पीछे आते हैं। और ऐसे शब्द भी है जो विभक्ति के बिना आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विभक्ति के जो पीछे आते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके आगे क्या क्या लगा हो सकता है, के लगा हो सकता है, से लगा हो सकता है, कि कोई भी कारक चिन्ह लगे हो सकते हैं, मतलब कोई भी विभक्ति लगी हो सकती है। जैसे देखिए आप यहाँ पे कमरे के अंदर बैठ जाओ, ये आपका संबंध बोधक है। मैं छुट्टियां नानी के यहाँ बिताता हूँ, तो के यहाँ, ये भी संबंध बोधक है। के अंदर संबंध बोधक है। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे यही प्रयोग के अनुसार की बात हो रही है कि के बिना, के बिना, के पास, के यहाँ, के मारे, के ऊपर, के अंदर, के सामने, वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आते हैं। इसी को मैं यहाँ पे समझा रही थी, जो आपके संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर के द्वारा आपको बताया गया। वैसे आप देखिए हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है, जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो वे संबंध बोधक कहलाते हैं। परंतु जब ये क्रियाओं की विशेषता प्रकट करते हैं तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये चीज आपको मैं क्रिया विशेषण पार्ट में जब समझा रही थी तब वहां पे मैंने विशेषण और क्रिया विशेषण की बात की थी कि जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण होते हैं, पर जब क्रिया की विशेषता बताते हैं तो वो क्रिया विशेषण होते हैं। सेम उसी तरह है संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब वे सब जो संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं, जब इनका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक होते हैं। परंतु जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं। बस आपको इतना ही समझना है। आपकी पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, इसे जब आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर और अच्छा समझ में आएगा। उसके साथ ही अब आप देखिए अगर क्रिया विशेषण और संबंध बोधक और उदाहरण के जरिए अगर मैं समझाऊं, अभी मैंने इसके पहले कुछ और उदाहरण आपको दिए हैं। जैसे क्रिया विशेषण भीतर चलो, संबंध बोधक दुकान के भीतर चलो। अब यहाँ पे देखिए के भीतर आया तो मतलब यहाँ पे संबंध बोधक जो संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आए, मतलब के भीतर। वह नीचे लेटा, तो यहाँ पे नीचे है क्रिया विशेषण। वह छत के नीचे लेटा, तो ये आपका है संबंध बोधक। उसी तरीके से वह यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे यहाँ जो है ये आपका है क्रिया विशेषण। पर वे अपने चाचा के यहाँ रहते हैं तो ये आपका है संबंध बोधक। और उसी तरीके से सामने देखकर चलो, तो यहाँ पे जो है सामने क्रिया विशेषण, और मेरे घर के सामने बस स्टैंड है तो यहाँ पे के सामने आपका संबंध बोधक है। तो इस तरीके से बच्चों संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में बहुत सारे उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। और ये आपका संबंध बोधक टॉपिक यही समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे और इस संबंध बोधक के पाठ का जो है अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक बच्चों आपका होमवर्क यही है कि आप इस संबंध बोधक विषय को अच्छे से पढ़िएगा। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है इसे ध्यान से समझिएगा। संज्ञा और सर्वनाम की जब बात की जाती है, जब संज्ञा और सर्वनाम की बात की जाती है तो वो संबंध बोधक होता है, और जब क्रिया विशेषण की बात की जाती है तो वहां पे क्रिया की विशेषता प्रकट होती है। तो ये था आपका पूरा संबंध बोधक। इसकी परिभाषाओं को आप अच्छे से पढ़िएगा। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों इसी पाठ के साथ और इस पाठ का अभ्यास प्रश्न करेंगे। थैंक यू बच्चों।